हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने ईवीएस से लिया है। ठीक है, ईवीएस का जो पिछले साल का पेपर यानी कि जो जनवरी 2023 में ये पेपर हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे आप सबने देखा था कि क्वेश्चन जो आए थे वो कुछ नए क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। तो आज का पेपर जो है उसमें 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से है यानी कि हमारे सिलेबस से, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस से नहीं है, किस टाइप के हैं। तो वैसे क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपकी जो एग्जाम होगा उसमें आपको एक आइडिया रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ पे सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे एग्जाम आया था उन सब के बारे में आज वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं सीटेट का जो इसमें हेडिंग है, सीटेट कक्षा 1 से 5 तक जनवरी 2023 पेपर फर्स्ट सॉल्व पेपर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि जो भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी जो है की दिशाएं क्रमशः है। ठीक है, अगर आप सभी ने अगर एग्जाम दिया था पिछले साल यानी कि जो अभी कुछ महीने पहले हुआ था एग्जाम, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो थे वो ना टाइम टेकिंग थे। ठीक है, बड़े क्वेश्चन थे, थोड़ा घुमा कर दिए हुए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो जरूर देखे होंगे, इस चीज को नोटिस किए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो आप इसमें देख सकते हैं जो हम सॉल्व करा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे घुमाता है। ठीक है, एग्जाम ने जो क्वेश्चन दिए हैं वो घुमा के दिए हैं, थोड़ा बच्चे को परेशान करने के, टाइम टेकिंग है। जैसे कि यहीं पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने दिया है कि भारत की राजधानी, यहाँ पे इसने दिल्ली डायरेक्ट नहीं दे दिया, इसने दिया कि भारत की राजधानी। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि भारत की राजधानी है क्या, है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष यानी कि जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसके स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जयपुर यानी कि जो राजस्थान की राजधानी की दिशा है, यानी कि दिल्ली के सापेक्ष दिशा बताना है कि दिल्ली से जो है लखनऊ की क्या दिशा है और राजस्थान की राजधानी यानी जयपुर की क्या दिशा है। ठीक है, तो यहाँ क्रमशः दोनों को क्रमशः हमें बताना है कि दोनों की स्थिति क्या होगी, दोनों की दिशाएं क्या होगी दिल्ली से। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। चौथा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यानी कि जो लखनऊ की दिशा होगी वो दिल्ली से वो दक्षिण पूर्व होगी, और जो राजस्थान की दिशा होगी वो दक्षिण पश्चिम होगी। अब ये कैसे होगी हम आपको समझा के बताते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दिल्ली है, ये दिल्ली है। ठीक है, मान लीजिए दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो है नक्शे में अगर आप मैप में देखेंगे तो मान के चलते हैं कि जैसे ये नक्शा बना हुआ है। ठीक है, ऐसे तो ये दिल्ली हो गई, यहाँ पे हो गया लखनऊ। ठीक है, और यहाँ हो गया राजस्थान यानी कि जयपुर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे कि किस दिशा में है। ठीक है, तो अगर दिशा निकालने के लिए सबसे इजी तरीका क्या होता है, आप इसको डिवाइड कर लेंगे जैसे दिशाएं दी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, ये होगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, ये हो गई। अब उसमें फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब इसमें देखना यह है, ये था दिल्ली हमारा। ठीक है, और ये था लखनऊ। ठीक है, और ये थी ये जो थी ये थी जयपुर यानी कि राजस्थान की राजधानी। तो उसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये लखनऊ है तो इसकी जो दिशा है ऐसे ही दिशा जाएगी ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। ये जो दिल्ली यहाँ पे है तो लखनऊ इधर की तरफ यहाँ है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है,
दक्षिण पूर्व साइड होगा। यहाँ तो माना नहीं जाएगा क्योंकि दिल्ली यहाँ पे सॉरी दिल्ली यहाँ है और लखनऊ यहाँ है, तो इधर की ही दिशा माना जाएगा ना, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, और यहाँ बात करें जयपुर की, राजस्थान यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि दिशा तो इधर ही है, इसी साइड की है, दिल्ली से इस साइड है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो जो लखनऊ का जो दिशा है दिल्ली से, वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, जैसे ये दक्षिण पूर्व है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दक्षिण पूर्व, और जो जयपुर की जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, जैसे ये दक्षिण पश्चिम यहाँ दिया हुआ है, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर दिशा पूछता है तो आप ऐसे ही देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक बार मैप तो देखे रहेंगे, समझे रहेंगे कि दिल्ली कहाँ पे है और राजस्थान कहाँ है, लखनऊ कहाँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है इसकी कहानी। तो इतना घुमाया था एग्जामिनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापिका की नियुक्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वागी का उदाहरण देती है, जो एक व्यंजन है जो बना है। ठीक है, एक अध्यापिका है, वो महाराष्ट्र के विद्यालय में पढ़ा रही है। यहाँ पर भी एग्जामिनर ने घुमा के दिया है क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा चीजें। एक अध्यापिका है, उसकी नियुक्ति महाराष्ट्र के विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में एक पाठ पढ़ा रही है, लेसन पढ़ा रही है बच्चों को, तथा वह भरली वागी का उदाहरण देती है। भरली वागी एक व्यंजन है जिसका उदाहरण देती है। ठीक है, जो कि एक व्यंजन है और वो जिससे बना है, किससे बना है ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है छोटे छोटे भरवा बैगन के, दूसरा है सादा दाल का दमपुख्त, तीसरा ऑप्शन है ताजी प्रोम्फेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, और चौथा ऑप्शन है आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा छोटे छोटे भरवा बैगन के। ठीक है, तो ये जो है इसलिए होगा क्योंकि जो ये है भरली वागी है, ये महाराष्ट्र का एक व्यंजन है। ठीक है, महाराष्ट्र का व्यंजन है जो कि छोटे छोटे जो बैगन होते हैं उनको भरवा यानी कि भर के बनाया जाता है। ठीक है, आप सबने खाया होगा, छोटे छोटे जो बैगन होते हैं उनको जो भर के बनाया जाता है उसको हम सबके यहाँ यूपी में भरवा बैगन बोलते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में उसे भरली वागी कहते हैं, जो कि छोटे छोटे बैगन से ही छोटे छोटे बैगनों को उसमें मसाले भर कर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो पहला ऑप्शन है छोटे छोटे भरवा बैगन, ये जो भरली वागी है छोटे छोटे भरवा बैगन से बनता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों आकारों एवं माप के होते हैं, इनके पंख इन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, पक्षियों के जो पंख हैं वो विभिन्न प्रकार के रंग के होते हैं और उनके आकार एवं माप के होते हैं, मतलब रंग आकार के होते हैं, उनके पंख इन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। तथा जो पक्षियों के पंख होते हैं उन्हें उड़ने में तो सहायता करते हैं, और क्या चीज करते हैं तो वो हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का भोजन। क्या पंख से विभिन्न प्रकार के भोजन प्राप्त होता है? नहीं, यह ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, उन्हें गर्म रखते हैं। तीसरा ऑप्शन विभिन्न तरीकों से चलने में, और नेक्स्ट ऑप्शन है उन्हें जल सा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे दिया हुआ है ऑप्शन में कि पहला ऑप्शन है बी और सी, दूसरा है बी और डी, तीसरा है बी सी और डी, चौथा ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसमें एक देख लेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पक्षियों के पंख की जो विशेषता है। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार का भोजन, पंख से कोई भोजन से कोई संबंध नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही नहीं होगा। दूसरा है उन्हें गर्म रखते हैं, पंख जो है पक्षियों को गर्म रखने में काफी हद तक मदद करते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विभिन्न तरीकों से चलने में कोई सहायता नहीं करते। ठीक है, ये ऑप्शन गलत होगा। उन्हें जल से बनाते हैं, जल से मतलब उन्हें जल से बचाते हैं, उनके जो पंख होते हैं पक्षियों के उन्हें जल से बचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा बी और डी सही होगा। तो नीचे देखते हैं इसमें बी डी कहीं दिया हुआ है, पहला ऑप्शन बी सी और दूसरा बी डी, इसका जो सेकंड ऑप्शन बी डी यही सही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्न विशेषताएं होती हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं,
जो पशु अंडे देते हैं क्या उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं? दूसरा है उनके आंतरिक कान होते एवं शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है। चौथा ऑप्शन है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ऐसा हमने आपको बताया भी है कि जो पशु अंडे देते हैं, ठीक है, उनकी निम्न विशेषताएं होती हैं। ठीक है। उनके जो पशु अंडे देते हैं उनकी कई सारी विशेषताएं होती हैं। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, इनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है। जो अंडे देते हैं उनके जो कान होते हैं वो आंतरिक यानी कि अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है। बाहर की तरफ नहीं दिखाई पड़ते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की छोटी नहीं, यहाँ पर चोटी होगा। ठीक है। चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज गाड़ा तथा कई फोटो भी खींचे। उस पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनके बारे में। ठीक है। तो उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो इंडिया का ध्वज होता है, झंडा होता है, उसको गाड़ा और कई सारी फोटो खींची, उनका नाम बताना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, दूसरा सुनीता विलियम्स, तीसरा सूर्यमणि और चौथा बछेंद्री पाल। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बछेंद्री पाल। ठीक है। बछेंद्री पाल जो है पहली भारत की पहली एवं विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है। जिन्होंने 8,848 मीटर ऊंचाई पर जो चोटी है उस पर चढ़ाई की थी। ठीक है। बछेंद्री पाल हो गई। पहला है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है वो है भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है। इनका जो संबंध है आंध्र प्रदेश से संबंधित संबंध है और ये वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक महिला है। इन्होंने ओलंपिक में पहला पदक यानी कि जो ओलंपिक में पहला पदक भारत की तरफ से पहली महिला ऐसी थी जो कि ओलंपिक में पहला पदक लाई थी। ठीक है। दूसरी है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है वो भारत की अंतरिक्ष में जाने वाली जो सुनीता विलियम्स है अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। ठीक है। ये अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। तीसरा है सूर्यमणि। सूर्यमणि ये सारी चीजें जो है कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, सूर्यमणि, बछेंद्री पाल, ये एनसीईआरटी की किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इनकी कहानी यानी कि पूरी इनकी जीवनी दी गई, सारी चीजें दी गई हैं कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं, यानी कि कौन कौन सी पदक लाए हैं। उनके पूरे जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं घटी हैं इनके बारे में वो सारी चीजें दी गई हैं कि एक महिला होने के नाते इन्होंने कितना संघर्ष किया और कितनी सारी चीजें अचीव की है। ठीक है। तो इसके संबंधित हमने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ, आप वहां पर जाके देखेंगे तो सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है। बात करें सूर्यमणि की, तो सूर्यमणि जो है ये जो है एनसीईआरटी में एक चमकता सितारा नाम का एक टॉपिक है, एक लेसन है, उसमें सूर्यमणि नाम की एक महिला है यानी कि एक लड़की है जो कि एक आदिवासी है। ठीक है। उसकी एक पूरी कहानी दी हुई है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और इसने जो है तोरांग नाम का एक केंद्र खोला था जो कि जिसमें कि वो जितनी भी आदिवासी महिलाएं होती थी या लड़कियां होती थी उनको जागरूक करती थी उस तोरांग केंद्र की से। ठीक है। और बछेंद्री पाल को आप समझ ही गए हैं कि ये जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है। ठीक है। मणिपुर के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। पहला है मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। ठीक है। दूसरा है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है।
ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक तैरते हुए दलदलों के लिए। और चौथा है मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से नीचे आपको जो दिया हुआ है इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें से तो देख लेते हैं। पहला, मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। ठीक है, तो जो मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश, ये सही है। मणिपुर का अर्थ जो होता है वह होता है जेवरों का देश, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा है, यहाँ पे ये लिख लेंगे, और दूसरा है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। तो ये गलत है क्योंकि लावनी जो है मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, लावनी, ये आप ध्यान से देखेंगे, लावनी जो है महाराष्ट्र का है, मणिपुर का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लोकटक ताल जाना जाता फोमदी नामक तैरते हुए दलों के लिए। ठीक है, लोकटक जो ताल है वो जो है इसका जो संबंध है वो मणिपुर से संबंध है। ठीक है, लोकटक ताल का जो संबंध है वो मणिपुर से संबंध है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का झील है। ठीक है, कहाँ का, वो भी मणिपुर का एक फेमस झील है। ठीक है, लोकटक ताल। नेक्स्ट है मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे उत्पादक देश है। ये भी ऑप्शन सही है कि जो मणिपुर है बांस के उत्पादों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, मणिपुर जो है भारत के सबसे बड़े बांस उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है दूसरा, यानी कि ए, सी और डी, पहले ऊपर आपने देखा था ए वाला सही था, दूसरा सी है और तीसरा डी, ये जो है ये ऑप्शन सही होगा। ए, सी और डी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। ठीक है, कार्य ऐसी चीज जो हम करते हैं, ये जो है एक थीम है पर्यावरण का। ठीक है, और तो हर एग्जाम में पर्यावरण की थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे संबंधित हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है, उसको आप जाके देखेंगे तो आपको जितनी थीम है उस थीम में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो ये है कार्य ऐसी चीज जो हम करते हैं, पहला ऑप्शन है यश कमाने के लिए, दूसरा है मनोरंजन के लिए, तीसरा ऑप्शन है अपने को अन्य लोगों को सहारा या भरण पोषण के लिए, चौथा है ऊर्जा बचाने के लिए। ठीक है, तो कार्य हम जो करते हैं यश कमाने के लिए तो नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा है मनोरंजन के लिए भी नहीं करते हैं, चौथा जो है अपने को अन्य लोगों का सहारा या भरण पोषण के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा देखेंगे ऊर्जा बचाने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सही है थर्ड, यानी कि सी नंबर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कहाँ पे सी लिखा, तो केवल सी, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथियों के झुंड में से निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, हाथियों का जो झुंड है उसमें से कौन सारी चीजें हैं जो सही हैं। ठीक है, हाथियों से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है उनके झुंड में दो या दो से अधिक नर होते हैं, दूसरा ऑप्शन है उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ में रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, और चौथा ऑप्शन है उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ऊपर देखेंगे कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है उनके झुंड में दो या दो से अधिक नर हाथी होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, दो या दो से अधिक नर हाथी नहीं होते, उसमें मादा और उनके बच्चे भी होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, मादा भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, ये गलत है। तीसरा नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष तक की आयु तक रहते हैं, ये ऑप्शन सही है कि जो नर हाथी होते हैं वो मादा और बच्चों के साथ 14 से 15 वर्ष तक 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ के, यानी कि हाथियों का जो झुंड होता है उनका साथ छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, उसी ऑप्शन यहाँ पे एक सही होगा। और चौथा है कि डी, यानी कि उनके झुंड में केवल मादा तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही होगा कि उनके झुंड में मादा और हाथियों के बच्चे रहते हैं, नर हाथी जो होते हैं वो
14-15 साल के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी तथा डी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। ठीक है, कक्षा 5 की एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर एक पैमाना छपा है। पैमाना क्या है कि एक इक्वल टू 110 यानी कि 110 मीटर। ठीक है, यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटन चेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो 100 इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे पैमाना दिया ही हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो 152 है इसको जो है गुणा कर देंगे 110 से। ठीक है, फिर डिवाइड कर देंगे कितने से, 16 यहाँ पे दिया हुआ होगा। हाँ, इसको जो है इसको अगर गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1672। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.672। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1.672 यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है सोना की सहेली तारा मिजोरम में है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा के दिया है। यहाँ पर वो पूछ रहा है मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है। ठीक है, उसको टाइम टेकिंग बना दिया है। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि असम में जो जो मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा है वो कौन कौन सी है। ठीक है, खासी, असमी, दूसरा है मिजो, लुसई या कुकी, तीसरा है मितलान या अंग्रेजी और चौथा ऑप्शन है माओ या बंगाली। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिजो, लुसई और कुकी। ये ऑप्शन इसका सही है, यानी कि जो मिजो है ये जो है मिजोरम की भाषा है। मिजोरम भाषा को लुसई और कुकी भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पूछा तो गया है कि राज्य की भाषा के बारे में ही, लेकिन उसको ना घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो जो मिजो है वो मिजोरम की भाषा है। लुसई और कुकी भी मिजोरम भाषा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, जो कोयला है पेट्रोलियम तथा कोयला है उनको अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है क्यों कहा जाता है इसके बारे में पूछा गया है, आपको यही बताना कि क्यों कहा जाता है। पहला, प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, ये यानी कि पेट्रोलियम और जो कोयले हैं क्या ये प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा है महंगे होते हैं। ठीक है, तीसरा है प्रभाज या आसमान के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और चौथा ऑप्शन है कि बनने में कई साल लगते हैं। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम और कोयला है ये अनवीकरणीय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनको बनने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तभी जाके बनते हैं। ठीक है, इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन पहला है खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। नहीं भाई, खाना पकाने के लिए नहीं ले जाते हैं। दूसरा, अपने को गर्म रखने के लिए, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर नहीं, ये ऐसा भी नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि जो पर्वतारोही होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके इसीलिए जाते हैं क्योंकि ऊपर जब जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते हैं वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तब उन्हें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं कि कभी ऐसा महसूस हुआ उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो उसी का वो
यूज वहां पे कर लेंगे, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अरब सागर है, अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं जो कि तटवर्ती हैं, उनको बताना है उनके बारे में, ठीक है। तो जो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती राज्य हैं, उसका देखेंगे कौन कौन से वो राज्य हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुदुचेरी। तीसरा है गोवा, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो सही आंसर, हाँ चौथा भी देख लेते हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो है तेलंगाना, केरल और कर्नाटक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ये जो ऐसे राज्य हैं, ये 3 हैं, जो कि अरब सागर के तटवर्ती प्रदेश यानी कि राज्य माने जाते हैं। इसमें जो अरब सागर से सटे हुए भारतीय तटवर्ती राज्य है वो है टोटल 5, ठीक है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला जो गोवा, महाराष्ट्र और केरल, तो ये है ही है, ठीक है। और चौथा है कर्नाटक। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाता, मान लीजिए 3 ना दे के दूसरा दे दे, तो ये कर्नाटक है। और एक है महाराष्ट्र, तो है ये केरल है, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गुजरात कहने का मतलब गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, ये जो 5 राज्य हैं ये भारतीय तटवर्ती राज्य हैं, जो कि अरब सागर के तटवर्ती माने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सर पर 7 से 9 पीतल की घड़ों को संभालती हैं, वो क्या कहलाता है, वो कौन सा नृत्य कहलाता है, ठीक है। तो जो पहला इसका ऑप्शन होगा वो होगा कालबेलिया, दूसरा है कथक, तीसरा है तेरह ताली, चौथा है भवाई। तो जो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है जिसमें महिलाएं क्या करती हैं कि घूंघट नीचे करके उसमें नृत्यांगनाएं जो होती है वो सर पे 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, ठीक है। वो जो नृत्य होता है वो होता है भवाई, यानी कि जो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। भवाई जो है एक राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य में क्या करती है महिलाएं कि जो घूंघट वाली महिलाएं होती हैं, नर्तकियां होती हैं, जो नृत्यांगनाएं होती हैं, वो नृत्य करते समय अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के बर्तनों को संतुलित करती हैं, ठीक है। तो उस नृत्य को भवाई कहते हैं, ठीक है। इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। बात करें अगर कालबेलिया की, तो कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है, ये भी एक राजस्थान का ही है, लेकिन ये अलग है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि लोग सांप की जो गति होती है उसकी नकल करते हैं, सांप की जैसा अपने आप को मतलब फ्लेक्सिबल करते हैं, उनकी गति की तरह डांस करते हैं, ठीक है, सांप की तरह, ठीक है। तो ये कालबेलिया जो है वो सांप की जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं वहां का नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मधुबनी एक प्रसिद्ध है, ठीक है। मधुबनी किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है झील है राजस्थान में, तो मधुबनी क्या एक झील है। दूसरा है कि बिहार की जो है साल है। तीसरा है आंध्र प्रदेश जो बुनी हुई साड़ी है। फोर्थ ऑप्शन है बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है। चौथा है बिहार का एक स्थान है, ठीक है। तो जो मधुबनी है वो बिहार का एक स्थान है, और ये मधुबनी जो है एक लोक कला चित्रकारी है, ठीक है। और इस चित्रकारी में क्या होता है कि जो वहाँ के जो लोग होते हैं बिहार के, वो जो है चावल के चूर्ण से एक पेस्ट बनाते हैं और उसमें रंग मिलाते हैं। उसके बाद उसी रंग उसी पेस्ट से क्या करते हैं कि कई सारे चित्र बनाते हैं, जिसमें कि मनुष्य के चित्र होते हैं, जानवर के होते हैं, पेड़ के होते हैं, फूल पक्षी, इन सब चीजों की जो चित्र होते हैं वो दीवारों पे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी और ई। तो नीचे देखते हैं, डी और ई यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन, तो डी और ई इसका सही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि शोभित किताब में एक चित्र देखता है। ठीक है, शोभित नाम का एक लड़का जो कि किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं। ठीक है, वो पूछता है कि जो लड़के और लड़कियां वो अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के जो है गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, यानी कि जो लड़के हैं वो गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और जो लड़कियां वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना से सम्मिलित है। तो इसको बताना है कि इस घटना से कौन सा सम्मिलित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसका जो पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना। ठीक है, दूसरा है व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देख लेंगे कौन सा सही होगा। ठीक है, तो जो है इसका जो है पहला ऑप्शन उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच, मतलब कि उस व्यक्ति में जो है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, उसमें बताना कि जो है लड़कियां और लड़कों में कोई भेद नहीं रखा जा सकता, दोनों समान होते हैं। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में उनके जो सोच है उसको विपरीत करना, आलोचनात्मक जो सोच है उसको विपरीत करना, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा है व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, ये ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, व्यापक जो सांस्कृतिक नजरिया है और उसके जो प्रति संवेदना है उसको विकसित करना। ठीक है, बताना कि लड़के क्यों ऐसा कर रहे हैं, लड़कियां क्यों ऐसा कर रहे हैं, उस चीज के बारे में बताना। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन भी सही होगा। थर्ड है सी ऑप्शन है कि अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। ठीक है, तो यहाँ पे अवलोकन और उसने जो अवलोकन किया, जो चित्रण वहां का देखा, उस के आधार पर समझ विकसित करना, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, और इसका जो चौथा है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करना, जो समाज में कई सारी घटनाएं घट रही हैं उस चीज के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है उसको विकसित करना, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है सही होगा। इसका जो सही होगा आंसर वो होगा ए, बी और डी, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षा शास्त्रीय युक्ति होगी, इसमें कौन सी ऐसी युक्ति है जो कि उत्तम शिक्षा शास्त्रीय युक्ति होगी, ये बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सम प्रत्यय समझाने के लिए पुस्तकों का उपयोग। ठीक है, किसी भी चीज को समझाने के लिए पुस्तकों का उपयोग। दूसरा, श्याम पट पर लिखे विषय व ऋतु को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं का के वीडियो का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो ऑप्शन है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। और चौथा है कि ऋतुओं के विषय में रुचि का विकसित करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि जो ऋतु विषय है उसके बारे में रुचि विकसित करना। ठीक है, और जो भोजन की आदत होते हैं, जो पहनावे होते हैं, जो वस्त्र होते हैं और उसके जो स्थानीय साहित्य होता है उनका उपयोग करना, बताना, ये होता है इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति को सही व्याख्या करते हैं, आकलन की जो प्रकृति होती है उसको सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। ठीक है, शिक्षण जो है वो अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराना। तीसरा ऑप्शन है सीखने में आई बाधाओं को पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। चौथा है विद्यार्थियों को सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं अनुभव के बारे में अवगत कराना। ठीक है, तो इसका जो सही सारे ऑप्शन हमने देख लिया, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग वो सतत चलता है। ये सबको पता है कि वो शिक्षण जो है अधिगम का एक प्रक्रिया का अंग है, अधिगम की प्रक्रिया का अंग है और ये सतत चलता रहता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सही है। दूसरा देखेंगे कि विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराना। ये हम विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं बता सकते, नहीं कह सकते कि उन्हें क्या आता है और क्या नहीं आता। उससे क्या होगा कि बच्चों में जो मोटिवेशन का लेवल होगा वो घटेगा, उनमें वो डीमोटिवेट होंगे। ठीक है, अगर हम किसी को कह देंगे कि आपको ये चीज नहीं आती है, ठीक है, तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि सीखने में आई बाधाओं को पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। ठीक है, तो जो सीखने में जो बाधाएं आती हैं उनको पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायता करना जो है ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराना। ये ऑप्शन सही होगा इसमें, क्योंकि विद्यार्थियों को जो सीखने की प्रवृत्ति है, रुचि है एवं जो उनके पूर्व यानी कि पहले का जो अनुभव है उनके बारे में अवगत कराना, ये सही है। ठीक है, हालांकि सही तो ये है, लेकिन हमें हमेशा क्वेश्चन में ये देखना होता है कि जो चार ऑप्शन दिए हैं चारों में जो सबसे ज्यादा सही होता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लगता है कि वो सही होगा वो ऑप्शन हमें मानना होता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी। ठीक है, हमेशा एग्जाम में अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जो जितने भी ऑप्शन है वो मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो चार ऑप्शन है चारों में एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता है जो कि सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, मतलब कि सबसे ज्यादा लगता है कि यही सही होगा। ठीक है, बाकी सारे तो थोड़े थोड़े गुण तो सभी में होते हैं कि हाँ ये भी होना चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही होता है वही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का पर्यावरण, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के रूप में पाठ है बोलती इमारतें, एक पाठ है। अच्छा, पिछले बार के एग्जाम में एक चीज देखने को मिली थी, जो एनसीईआरटी के जो कई सारे लेसन यानी कि पाठ है उनसे चीजें बहुत सारी पूछी गई, उनसे रिलेट करके चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो ऐसा देख लेते हैं यहाँ पर ही कि जो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ है एक बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ठीक है, बोलती इमारतें एक लेसन उसको पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़ाते समय उनको ऐतिहासिक इमारतों के बारे में प्रस्तुत करने की एक आवश्यकता प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? उनको एक उदाहरण देना है, तो इसमें चार ऑप्शन उसमें बताना कि कौन सी विधि सर्वोत्तम सबसे अच्छी है। ठीक है, तो पहला इसमें जो ऑप्शन है वो है ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर या ऑनलाइन खेल और पहेली। नहीं, ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर तो चलो ठीक है, लेकिन ये ऑनलाइन खेल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इमारतों के बारे में बताना है, तो ऑनलाइन खेल से तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पतन, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इमारतों के बारे में हम सबसे पहले उसकी विशेषता बताएंगे, उसकी पतन या निगेटिव चीजें नहीं बताएंगे पहले। थर्ड ऑप्शन है स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। ठीक है, ये सही होगा। अगर कहीं भी एग्जाम में
भ्रमण से रिलेटेड चीजें आ जाए कि भ्रमण पे ले जा रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन हमेशा सही माना जाएगा। तो जो है स्थानीय ऐतिहासिक इमारत, जो भी वहाँ की स्थानीय इमारतें हैं वहाँ का भ्रमण कराना, बच्चों को लेके जाना, और उसके बाद जब भ्रमण से वापस आए या फिर जब भ्रमण पे ही रहें तभी वहाँ उस स्थानीय चीज के बारे में जहाँ पर भ्रमण करने गए उसके बारे में चर्चा करें। तो इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें काफी चीजें उन्हें सीखने को मिलती है, वो तुरंत उसको रिलेट कर पाते हैं चीजों को। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान। नहीं, व्याख्यान चर्चा हम बच्चों को नहीं दे सकते, 5 तक के बच्चे हैं तो उनको व्याख्यान हम किसी भी तरीके पे नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। ठीक है, अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने के लिए कहते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है वो चींटी के 4 पैर बताते हैं यानी कि बनाते हैं चित्र में, और कुछ जो है कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं। ठीक है, चींटी के जो है 4 पैर बनाते हैं। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, अगर ऐसा बच्चे नहीं कर पाते तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहला जो ऑप्शन है यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं। ठीक है, बच्चे को डायरेक्ट नहीं मना करना चाहिए कि ऐसा कर देना चाहिए, ये गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यह कहना चाहिए कि वो जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए वे सही है और बाकी सब विद्यार्थी गलत है। नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। ऐसा करेंगे तो वो बच्चे डीमोटिवेट होंगे जिन्हें चीजें बहुत देर समझ में आती है या फिर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना। चींटी का चित्र दिखाकर भी कह सकते हैं, लेकिन ये हम मान के नहीं चलते कि ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं तब बताएंगे। चौथा, उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा सही? क्योंकि यहाँ पे वो जो है आकर्षक लेंस देकर, अच्छा बच्चों को चीजें जब समझ में आती हैं, जब चीजें और जिन चीजों से हमें जब हम समझाते हैं उनको, तो वो जो चीज होती है, जो सामान होता है जिनसे हम रिलेट करते हैं, वो चीजें उनको एक आकर्षक लगे। ठीक है, थोड़ी क्रिएटिविटी होती है तो वो समझ पाते हैं, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं उन चीजों को। ठीक है, तो जब आकर्षक लेंस देंगे उन्हें, वो चीजों को देखेंगे तो उन्हें एक इंटरेस्ट समझ में आएगा, उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो इसमें थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो उन्हें वो सीखने में थोड़ी सी काफी ज्यादा मदद करती है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का सम प्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? ठीक है, तो ये 4 प्रकरण है, उनका बताना कि कौन सा प्रकरण का आप अनुसरण करेंगे, यानी कि कौन सा सही है। पहला है विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएं और याद करने के लिए कहें। अगर कहीं भी एग्जाम में याद करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा के लिए गलत होगा, क्योंकि लर्निंग के लिए कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं कहता है कि आप याद करें, रट्टू तोता बने। ठीक है, समझ की बात होती है कि आप चीजों को समझते कैसे हैं। ठीक है, समझाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, न कि याद करने पे। तो पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। ठीक है, दूसरा है कि अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। तीसरा है व्याख्यान तो हम नहीं दे सकते, कक्षा 5 का बच्चा है तो उसको हम क्यों व्याख्यान दे, उसको व्याख्यान दे के सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी ना, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा है कि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। ये ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, और फोर्थ भी देख लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय समझने में सहायता कीजिए। ठीक है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्यों सही होगा? कि जो भारत के अंतरिक्ष यात्री हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में कई सारे महिलाएं हैं, कई सारे पुरुष हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं, उनकी आत्मकथाएं दी हुई हैं किताब में। ठीक है, तो उनको उनके जो आत्मकथाएं हैं उनके बारे में बच्चों को बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने किन किन परिस्थितियों में ये सारे मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। ठीक है, तो और क्या 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 प्रॉब्लम्स उन्हें
सॉल्व करने पड़े हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आई है अंतरिक्ष तक जाने में, तो वो सारी जो चीज़ें हैं या जितने भी यात्री गए हैं जो भारत के, उन सब के बारे में हम बच्चों को बताएंगे और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको हम इंगित करेंगे। ठीक है, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है कि यश ने अपने अध्यापक से पूछा, ठीक है, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं? उसने कुछ पैकेट्स देखे जो कि खाने वाले हैं, उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए चिप्स का ही पैकेट है, तो उसने उसको देखा तो उसमें देखा कि पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। ठीक है, उसने कुछ पैकेट्स ऐसे देखे जिसमें हरे गोले बने हैं, वो गोले हैं वो हरे हैं, और कुछ में लाल गोले बने हैं। ठीक है, अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। ठीक है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? ठीक है, जब यश ने चीजों को देखा, ठीक है, तो उन्होंने फिर अध्यापक ने उन्हें समझाया कि कुछ गोले जो हैं वो शाकाहारी को इंगित करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं, और कुछ हैं मांसाहारी को। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने अध्यापक ने क्या किया कि विद्यार्थियों से कहा कि विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। मतलब उन्होंने कहा कि इन पैकेट्स को आप अलग करिए, वर्गीकरण कीजिए और उन्हें बताइए कि कौन सा मांसाहारी पैकेट है, कौन सा शाकाहारी है। ठीक है, तो इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं, इस गतिविधि वो कर रहे थे तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन है पहचान, ठीक है, पहचान करना। दूसरा है कल्पना, और तीसरा है पूर्वाग्रह, और चौथा है वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला है पहचान, तो ये पहचान सही होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मान लीजिए कई सारे पैकेट वहां रखे हैं तो बच्चा पहचान कर ही तो निकालेगा। उसमें अगर ग्रीन है तो उसको पहचानेगा कि हाँ इसमें कौन से पैकेट में ग्रीन है, कौन से पैकेट में रेड है। ठीक है, उनको पहचानेगा, तो पहला ऑप्शन सही होगा कि पहचान। ठीक है, ए सही हो गया। दूसरा कल्पना करना, तो कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति, उसको खुद सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कौन सा हरा है कौन सा लाल, तो उसमें कल्पना क्या करना, तो कल्पना नहीं। थर्ड है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह से कोई खास संबंध नहीं। चौथा है वर्गीकरण, तो व्यक्ति क्या करता है, जितने भी पैकेट है उनको सबसे पहले पहचानता है कि कौन से हरे गोले हैं कौन से लाल है, उनको पहचानता है, फिर उन चीजों को अलग करता है। हरे गोले वाले जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, ठीक है, और जो लाल गोले वाले वो एक तरफ हो जाते हैं, ये हो जाता है वर्गीकरण। ठीक है, तो जो पहला और डी है वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? ठीक है, पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है कि विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों को ग्राहक बनने के लिए कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित कराना है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। ये ऑप्शन सही हो सकता है, इसलिए कि जो कक्षा से संबंधित यानी कि जो क्लास में संबंधित लेख हैं, ठीक है, उनका उल्लेख करेंगे और उन्हें भी साझा करेंगे। ठीक है, फोर्थ भी देख लेते हैं कि घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। प्राइमरी लेवल का बच्चा है तो वो समाचार पत्र क्या ही पढ़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा कि कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। कक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका जो टीचर है वो व्याख्या करेगा, बताएगा उनके बारे में, और उनको आपस में एक दूसरे में साझा भी करने के लिए कहेंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है कि जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। ठीक है, जॉन नाम का एक लड़का है जो कि जंतुओं की परछाई बना रहा है अपने हाथों की सहायता से, और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया वो देखेंगे। पहला है अनुमान, ठीक है, दूसरा अवलोकन, तीसरा है निष्कर्ष और चौथा है वर्णन। तो इसका जो सही होगा वो होगा सेकंड नंबर। अब क्यों होगा ये भी देख लेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुमान। ठीक है, व्यक्ति जो है वो अनुमान लगाता है कि वो हाथ से किस प्रकार वो जंतु को बनाकर परछाई कैसे बना लेता है, तो पहला अनुमान लगाता है। ठीक है, दूसरा अवलोकन, फिर उसके बारे में अवलोकन करता है कि ये ऐसा होता कैसे है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष, निष्कर्ष नहीं सॉरी निष्कर्ष, फिर वो एक निष्कर्ष पे जाता है कि हाँ ये चीज जो है वो कैसे बनी और क्यों बनी, वो कैसे बना लेता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अनुमान लगाना, फिर वो अवलोकन, उसके बारे में अवलोकन करना, फिर निष्कर्ष निकालना ये क्या है। ठीक है, कौन सा ऐसा जीव या जंतु है जो वो बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठन एकीकृत संगठित परिपेक्ष निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो जो पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है। पहला ऑप्शन है कि विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी। ठीक है, पर्यावरण में जो है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी तो है ही है, साथ में और सारी सब्जेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है कि सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण से पूरी जानकारी हमें नहीं मिल सकती, ये ऑप्शन गलत है। थर्ड है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी, सिर्फ विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित नहीं है पर्यावरण। इसमें क्या है कि विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण ये तीनों सब्जेक्ट का एक समागम है जो कि ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा ये तीनों चीजें मिलकर इस ईवीएस का यानी कि पर्यावरण अध्ययन का निर्माण करती हैं। ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो एक ही किताब में इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीनी ने अध्यापक से पूछा पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते। रीनी नाम की एक लड़की है, वो अध्यापक से पूछती है जो पौधों के तने हैं वो गोल क्यों होते हैं, वो चौकोर क्यों नहीं होते। ठीक है, तो इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि हम किसी भी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते किसी भी चीज को बताने के लिए। ठीक है, बच्चा कुछ भी पूछ सकता है और उसे हमें उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। नहीं भाई, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पौधे का जो गोल तना है वो नहीं होता है। ठीक है, तो जो है ये ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि अध्यापक को विद्यार्थियों के तने के गोल आकार होने का कारण जो होता है उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है ये होगा कि अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए। ठीक है, उनको घुमाने ले जाना चाहिए बाग में, तथा विभिन्न तनों के आकार को देखने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर तो बच्चा जो है थर्ड ऑप्शन में कि उन्हें जो है सोचने के लिए कहना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। और ये फोर्थ है कि अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घुमाने ले जाना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को बाग में घुमाने ले जाए और वहां पर विभिन्न पेड़ जो होते हैं उनके तनों को देखने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाए उनको, उन चीजों को जो वो जानना चाहते हैं। ठीक है, वहां पे जाके खुद वो देख सके। ठीक है, प्रैक्टिकली देख सके। तो इसका सी और डी सही होगा। ठीक है, नीचे ऑप्शन में देखते हैं सी और डी कहीं पर है। हाँ, इसका जो थर्ड ऑप्शन है सी और डी ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चाक एवं टॉक विधि। ठीक है, दूसरा है व्याख्यान विधि, तीसरा है भूमिका निर्वहन और चौथा है कहानी सुनना।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि चौक एवं टॉक विधि, दूसरा है व्याख्यान विधि। अच्छा, किसी भी विधि को बढ़ाने के लिए सिर्फ चौक एवं टॉक विधि से चीजें नहीं सही हो सकती हैं। ठीक है, ये पर्यावरण अध्ययन के लिए सही चीज नहीं है कि आप चौक और टॉक यानी कि चौक के माध्यम से और बात करके बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान यानी कि किसी भी चीज को भाषण देकर या फिर बहुत ज्यादा देर तक बातें करके बताकर उनको स्टोरी के माध्यम से नहीं बता सकते, ये सही माध्यम नहीं है। ठीक है, चीजें समझ में आ जाएंगी उनको, लेकिन एक अच्छा तरीका नहीं है। थर्ड ऑप्शन है भूमिका निर्वाहन। ठीक है, और चौथा है कहानी सुनाना। ये दो ऑप्शन सही हो सकते हैं इसलिए क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप उनको जमीनी स्तर पर बताएंगे, ठीक है, तो वो बच्चों को ज्यादा समझ में आएंगी। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सी और डी इसमें ऑप्शन सही होगा। तो पहला जो है ऑप्शन वो है ए और बी, ये नहीं है। इसमें देखेंगे सी और डी कहाँ पे लिखा है। हाँ, थर्ड ऑप्शन में है सी और डी, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। ठीक है, एक पर्यावरण अध्ययन के जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। मम्मी अपनी पम्मी अपनी कविता पढ़ती है। मेरी मम्मी मीठी है जिसे मिष्टी दोई, जैसे मिष्टी दोई जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। ठीक है, यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो मिष्टी दोई का मतलब नहीं समझते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएं, पहला ऑप्शन। दूसरा है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएं। तीसरा है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएं। चौथा है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में समझाएं। अगर बच्चे मिष्टी दोई का या फिर किसी भी शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं, ठीक है, तो उनको जो है उनके स्थानीय भाषा में उन्हें समझाया जाए कि इस शब्दों को ये कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें इजीली समझ में आ पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिष्टी दोई का मतलब है दही। दही मतलब कि जो है वो कहती है कि उनकी जो मम्मी है वो इतनी मीठी जैसे मिष्टी दोई जैसी दही मीठी होती है। ठीक है, तो वहाँ का जो स्थानीय भाषा, जैसे कि हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में दही बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ दही को क्या कहा जाता है उनके स्थानीय भाषा में, जहाँ के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो स्थानीय भाषा उनकी भाषा में आप बताएंगे बच्चों को तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की विशेषता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसकी क्या विशेषता है? ठीक है, पहला है विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना। दूसरा है ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना। तीसरा है विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। और चौथा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। ठीक है, तो पहला जो है विद्यार्थियों को नए उत्पादों को आविष्कार में लगाना। उनको किसी भी आविष्कार में हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते किसी भी चीज को। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित करना, मतलब वो खुद से नहीं कर सकते ना ज्ञान अर्जित, उनको आपको सिखाना पड़ेगा। प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो उन्हें सिखाना पड़ेगा, वो खुद से कोई चीज नहीं कर सकते। तीसरा विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। जी, सामाजिक भावनाओं को के जो कौशल होते हैं उनको उनमें विकसित करना। ठीक है, ताकि वो समाज में रहकर चीजों को रिलेट कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा कि जो विद्यार्थियों में है सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करेंगे तब जो है एक पर्यावरण अध्ययन का अच्छा पाठ्यक्रम माना जाएगा, पाठ्यक्रम होगा, तब बच्चे अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? ठीक है, तो जो है इसका जो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। ठीक है,
दूसरा है विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। तीसरा है प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताना है कि जैसे कि पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? ठीक है, तो जो समूह चर्चा के माध्यम से, समूह चर्चा इसलिए कराते हैं बच्चों में कि उनको जो है अपना जो विचार है वो दूसरों के साथ साझा करने का एक मौका मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि क्लास में शांत होते हैं, बैठते नहीं है, मतलब वो बोलते नहीं है। ठीक है, तो जब आप समूह चर्चा के माध्यम से चीजें जब आप सिखाते हैं बच्चों को, तो उनमें क्या होता है कि वो उन सभी बच्चों को मौका मिलता है अपनी बात रखने का, अपना विचार व्यक्त करने का दूसरों के सामने, तो वे सबसे अच्छा व्याख्या माना जाता है। ठीक है, इसमें है विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। जो खुद के विचार होते हैं वो आप दूसरों के साथ साझा करते हैं। ठीक है, एक समूह चर्चा के माध्यम से, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले 2023 के जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अब जो है सारे टॉपिक 1 बाय 1 कराएंगे और साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराते हुए चलेंगे। तो आई होप कि आप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।